लड़ने का संघर्ष की शक्ति हमें देते रहती है। ऐसी देव शक्तियों को मेरा सर झुका के सेवा जोहार, सेवा जोहार। और मेरे साथ मेरे मंच पर बैठे एक युवा जुझारू जो लगातार समाज की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर किसी भी व्यक्ति का कॉल रहता है तो उन्हें रिसीव करने का काम करते हैं, ऐसे इस क्षेत्र के लाडले विधायक नीलेश उइके जी को भी मेरा कोटि कोटि सेवा जोहार है, कोटि कोटि सेवा जोहार। साथ ही जब मैं छोटा था तो मेरे साथ इस समाज के बीच पर आज पीला गमछा डालकर मैं आप लोगों के बीच पर बात रखने का अगर मुझे किसी ने हौसला दिया तो मेरे बड़े भाई ठाकुर फला सिंह दूसरे जी, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसे बड़े भाई को मेरा सेवा जोहार है, सेवा जोहार। साथ ही देवगढ़ किले पर रहने वाले मेरे भाई संजू परतेती, जो कि यहाँ के अभी अध्यक्ष भी हैं, उन्हें भी कोटि कोटि सेवा जोहार है, सेवा जोहार। और ही साथ हमारे बीच पर लगातार संघर्ष करते रहते हैं हमारे जितेंद्र उइके जी, और भी तमाम अतिथि यहाँ पर जो मौजूद है, सभी को मेरा कोटि कोटि सेवा जोहार है, सेवा जोहार। और साथ ही साथ मेरे मंच के सामने उपस्थित तमाम मातृ शक्तियां, पितृ शक्तियां, युवा शक्तियां, सभी को मेरा कोटि कोटि सेवा जोहार है, सेवा जोहार। तो आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एकत्रित इसलिए भी नहीं हुए हैं, एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि आज हम लोग सभी लोग राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मना रहे हैं। और ये शंकर शाह रघुनाथ शाह कौन थे, इन्होंने क्या किया था और हमारे इतिहास में इनका क्या योगदान था, हमें पता होना चाहिए कि आखिर में इनका बलिदान दिवस आखिर हम क्यों बना रहे हैं। इस चीज का हमें नमन होना चाहिए कि हम हमारे ये शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का आज देवगढ़ के इस पावन धरा पर बलिदान दिवस आखिर क्यों बना रहे हैं। मैं देखते आ रहा हूं लगातार, मैं छोटेपन से कुशरे जी के साथ हमने बहुत संघर्ष किया है इस क्षेत्र के लिए। मैं अपने विचार रखता हूं, इससे पहले इस क्षेत्र में हम लोगों ने क्या संघर्ष किया उसको आपके बारे में अवगत करा देना चाहता हूं। आपने देखा होगा जब हम संघर्ष करते थे इस क्षेत्र पर तो रोड नहीं बनी थी, कीचड़ वाली रास्ते से हम लोग आया करते थे, कभी हमारी गाड़ी फंस जाया करती थी। जब हम देवगढ़ का किला आया करते थे तो हमें बड़ा दुख होता था कि हमारे राजा महाराजाओं का राजपाट और छिंदवाड़ा जिले में हमारे 10.5 लाख की जनसंख्या, लेकिन दुख इस बात का होता है 3 विधायक, आदिवासी विधायक हमारे, लेकिन जब ये हमारे भवन, ये महल अटारियों का संरक्षण नहीं होता तो दुख हमें इस बात का होता है, इस बात का होता है। इसको लेकर खुसरे जी और हमने लगातार संघर्ष किया था, उसका नतीजा हमें मिला भी था। आखिर में हमें रोड भी मिल गई और हमारे क्षेत्र की बावलियां भी सुधरने का काम शुरू होने लगा है। तो ऐसा संघर्ष खुसरे जी के साथ हम लोगों ने मिलकर किया है, लगातार कंधे से कंधे मिलाकर किया। और आज हमें गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र पर हमारे जुझारू युवा विधायक, पहली बार उन्हें विधायक बनने का मौका मिला और उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास करना शुरू करा है कि आदिवासी की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर मैं लड़ूं, उनके लिए संघर्ष करूं। और मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं महोदय जी से कि डॉक्टर हीरालाल अलावा जी वो भी एक कांग्रेस से विधायक हैं, लेकिन लगातार आदिवासी के शोषण अत्याचार के लिए, 5वीं अनुसूची के लिए, पैसा एक्ट के लिए, तमाम तरह के हक अधिकार के लिए अगर विधानसभा में आवाज उठा सकते हैं
तो आप भी कांग्रेस से विधायक हैं, आप भी पीला गमछा डालकर उस विधानसभा में हमारे आदिवासियों के हक अधिकार के लिए आवाज उठा सकते हैं। हमें खुशी होगी आप कांग्रेस से विधायक बनिए, हमें दुख नहीं है, लेकिन हमें दुख इस बात का हो जाता है जब हमारी आवाज उस विधानसभा पर नहीं उठ पाती है। आप बनिए, हमें दुख नहीं है, हम हमारा ये पीले गमछे वाले आपका साथ देंगे, आपका सहयोग करेंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मैं अपने इस मंच से घोषणा करता हूं कि मैं खुद आपके प्रचार प्रसार का काम मैं खुद करूंगा। लेकिन आप विधानसभा में आवाज तो उठाइए। आपके 3 विधायक हैं, आप सब मिलके विधानसभा में आवाज उठाइए। हम सब युवा भाई आपका साथ देंगे। आप किसी भी पार्टी में रहिए, हमें उससे दुख नहीं है, क्योंकि जयेश यही कहता है, जय आदिवासी युवा शक्ति, जिसका मैं जिला अध्यक्ष हूं, यह यही कहता है कि हमें पार्टीवाद में नहीं जाना है, हमें तो विचारधारा और काम बाद में जाना है कि किस पार्टी का विधायक हमारे समाज की बात उठा रहा है और किस हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, हमें उसके साथ खड़े रहना है, हमें उसके साथ खड़े रहना है। यही विचारों की लड़ाई जय आदिवासी युवा शक्ति ने शुरुआत करी थी और लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाक पर दम करने का काम भी ये जय आदिवासी युवा शक्ति ने करके रखा है। चाहे आदिवासी पंथी कोने पर बैठा आदिवासी परिवार के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, तो वह जय आदिवासी युवा शक्ति कर रहा है, जय आदिवासी युवा शक्ति कर रहा है। और जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री को जो कभी जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के चरण स्पर्श नहीं करे होंगे, उन्हें अचानक शंकर शाह रघुनाथ शाह याद आ जाते हैं। उन्हें अचानक इन आदिवासियों का पैसा है 5वीं अनुसूची याद आने लगती है। ये ताकत है आंदोलन की, ये ताकत है आदिवासियों की, ये ताकत है इन पीला गमछाधारियों की। ये शांत नहीं रहने वाले हैं, हर छोटे छोटे मुद्दे पर भी एक उग्र आंदोलन करने वाले हैं। तो यही चीजें थी, इसको लेकर लगातार मैं क्षेत्र पर हमारे युवाओं को संवैधानिक जानकारियां देने का काम कर रहा हूं। लगातार आदिवासी क्षेत्र पर जा रहा हूं और संवैधानिक जानकारियां दे रहा हूं। अब आप लोगों के अंदर एक क्वेश्चन जगा होगा कि आखिर ये संवैधानिक जानकारियां होती क्या है। मैं जब क्षेत्र में जाता हूं, आदिवासी क्षेत्र में जाता हूं, क्योंकि हमारा पांडुना क्षेत्र भी आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ से विधायक भी आदिवासी ही बनना है, चाहे वह किसी भी पार्टी का बने, लेकिन आदिवासी ही बनना है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे लोगों को हमारे संवैधानिक हक अधिकार नहीं पता। हमारे लोग वोट लेने तो उनके पास जरूर जाते हैं, लेकिन हमारे आदिवासियों को उनके हक अधिकार नहीं बताते हैं। मुझे दुख इस बात का होता है। तो इसको लेकर जय आदिवासी युवा शक्ति ने एक पाठशाला का आयोजन किया है। लगातार हमारे लोगों को 5वीं अनुसूची पैसा एक्ट अभी 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने जबलपुर में घोषणा करी थी। पैसा एक्ट हम जमीनी स्तर पर लागू करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा विडंबना तो इस बात की है कि ये पैसा एक्ट होता क्या है। हमारे आदिवासी भाइयों को यही नहीं पता कि ये पैसा एक्ट आखिर होता क्या है। यही एक बहुत बड़ी समस्या रही है हमारी कि हमारे लोगों को संवैधानिक हक अधिकार नहीं बताए, उन्हें जानकारियां नहीं दी। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये पैसा एक्ट आखिर होता क्या है। ये वही पैसा एक्ट की बात हो रही है, वही ग्राम सभा की बात हो रही है, वही रूढ़ी पता की बात हो रही है, जिसको लेकर हमारे पुराने बुजुर्ग लोग से पूछ लेना। गांव में अगर कोई न्याय व्यवस्था बिगड़ जाती थी, किसी के झगड़े हो जाते थे, किसी के घर चोरी हो जाती थी, तो वो कभी पुलिस थाने नहीं जाते थे,
उनकी न्यायिक व्यवस्था पंच लोग बैठकर यही उनका निपटारा कर देते थे। यही वह ग्राम सभा है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। जिस दिन इस ग्राम सभा को हमने मजबूत कर लिया, उस दिन हमने हमारी 5वीं अनुसूची को मजबूत कर लिया। और जिस दिन हमने 5वीं अनुसूची को मजबूत कर लिया तो हमें दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे योजनाएं तमाम यहीं पर चलकर आने वाली है, यहीं पर चलकर आने वाली है। इस बात को आप लोगों को जानना पड़ेगा। अगर मैं ये सारी बातें बताऊंगा तो मेरा भाषण बहुत लंबा हो जाएगा। और बहुत भी अतिथि यहाँ पर मौजूद है। अगर आपको ये तमाम 5वीं अनुसूची की तमाम तरह की जानकारी चाहिए तो मुझसे, मेरी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। हम गांव-गांव में आकर आपको ग्राम सभा क्या है, ये 5वीं अनुसूची क्या है, पैसा कानून क्या है, वन अधिनियम क्या है, ST/SC एक्ट क्या है, ये तमाम तरह की जानकारी आप लोगों के बीच पर बताने का काम हम लोग करेंगे, ताकि आने वाले समय पर, आज मैं यहाँ इस मंच में डकरने का काम कर रहा हूँ, तो आने वाले समय पर तमाम हजारों युवा ऐसे खड़े होके ये जो अधिकारी आप लोगों को चमकाने का काम करते हैं ना, कि हम पट्टा नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं बनाएंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो मैं बता दूं आप लोगों को, मावा नाटे मावा राज कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करें, कितने लोगों ने सुना है? मावा नाटे मावा राज का मतलब समझते हैं आप? मावा नाटे मावा राज तो बहुत नारे लगाए हमने, आज मैं उसका मतलब भी आपको बताता हूं। मावा नाटे मावा राज का मतलब होता है निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक। मतलब एक चपरासी से लेकर छिंदवाड़ा का एक कलेक्टर भी बनेगा तो वह एक आदिवासी बनेगा, चाहे वह पुलिस थाना हो जाए, चाहे वह स्कूल हो जाए, चाहे अस्पताल हो जाए, चाहे वह चौकीदार क्यों ना हो, हर कोई बनेगा तो सिर्फ एक आदिवासी बनेगा। वह है मावा नाटे मावा राज। बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये मावा नाटे मावा राज आखिर मिलेगा कहां से? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मेरे बहुत से युवा साथी पढ़ने लिखने के लिए छिंदवाड़ा जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और उस 7.5% आरक्षण के पीछे आप लोग भगने का काम करते हैं। कितने % आरक्षण के पीछे? 7.5% आरक्षण के पीछे भगने का काम करते हैं। लेकिन अब आपको जान के ये खुशी होगी कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र पर, यही 5वीं अनुसूची क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ये आदिवासी क्षेत्र है और ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। और जिस 7.5% आरक्षण के पीछे आप लोग भगते हैं ना, उसके पीछे भगना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र पर आपको 100% आरक्षण मिलता है। 100%। मतलब मावा नाटे मावा राज। इस बात को आप लोगों को जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मेरे विचार बहुत लंबे हो गए हैं और यही बातों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और 2 मिनट में लेना चाहूंगा आपसे बस, उसके बाद मैं अपने विचार खत्म कर रहा हूं। तो यही तमाम लड़ाइयां हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और इसके लिए संघर्ष रहते हैं। अगर आप भी अपने क्षेत्र पर ये 5वीं अनुसूची, ये ग्राम सभा, इनके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझसे यहाँ पर आके नंबर ले सकते हैं, ताकि हम आपको गांव-गांव में आकर इनकी जानकारी दे सकें, ताकि आप भी जागरूक हो सके। उस 5वीं अनुसूची ग्राम सभा को फिर से हम लोग लागू करके अपने हक अधिकार और तमाम तरह की चीजें कर सकें। एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, छिंदवाड़ा जिले में ट्राइबल विभाग में हमारे विकास के लिए एक अलग से फंड आता है, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण वह फंड का पैसा कहीं ना कहीं दूसरी जगह लगा दिया जाता है। तो हमारी अगली लड़ाई हमारे हक अधिकार और ये तमाम तरह के जो फंड आते हैं हमारे नाम से, लेकिन हम तक पहुंच नहीं पाते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, 32,000 करोड़ का आदिवासी फंड आया था इस बार मध्य प्रदेश पर, जब हीरालाल अलावा जी जैस के संरक्षक ने इसकी आवाज उठाई तो सिर्फ 12,000 करोड़ ही हमारे आदिवासियों के ऊपर खर्च किए गए। बाकी पैसे कहां है उसका आता पता नहीं है। तो यही लड़ाई देश की है कि ये जितने भी फंड आ रहे हैं, जितनी भी
योजनाएं हमारे लोग आप तक आ रही है वो हम तक पहुंच सके। यही लड़ाई के लिए जैसे आप लोगों को जागरूक करना चाहता है कि आप लोग जागरूक हो और इस तरह की लड़ाइयां आप लोग लड़े। तो यही मेरे क्रांतिकारी विचार थे, यही चीजें थी, यही बातें आप लोगों को बताने आया था। और यही बातों और विचारों के बीच पर सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सेवा जोहार है, सेवा जोहार है। जाते जाते सभी लोग नारे लगाए सभी लोग। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। एक और बात मैं 2 मिनट, एक मिनट और लूंगा कि हमारे क्षेत्र पर कुछ गोंड भाई भी हैं, कुछ प्रधान भाई भी है, कुछ भरिया भाई भी है, कुछ मवासी भाई भी हैं। तो आप लोग अलग अलग विखंडित ना हो, एकजुट होकर हम लोग संघर्ष करें, एक साथ हम लोग मिलकर संघर्ष करें तो हम लोग आदिवासी भाइयों की लड़ाई बहुत जल्द जीत पाएंगे। अगर हम लोग अलग अलग टोलियों में बटे रहेंगे, अलग अलग संगठनों में बटे रहेंगे तो हम लोग कभी आपके हक अधिकार की आवाज नहीं लड़ पाएंगे। यही मेरी आशा और विश्वास है कि आने वाले समय पर सभी संगठन और सभी जो छोटी छोटी हमारे टोलियां बनी हुई है वो सभी हम लोग एकजुट होकर आदिवासियों की आवाज उठाएं। इतनी बातों को विराम देते हुए सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सेवा जोहार।